सुधा की शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी गोद अभी भी सूनी थी। समाज के लोग उसे ताने मारते रहते थे। अरे सुधा, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। लगता है तुम्हारे नसीब में माँ बनना ही नहीं लिखा। काकी, भगवान की जो मर्जी, हम क्या ही करें। सुधा, इन बातों पर ध्यान मत दो। हम दोनों एक दूसरे के लिए पूरे हैं। बच्चे तो भगवान की देन है। राम जी, कभी कभी लगता है जैसे मैं अधूरी हूं। लेकिन भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। एक दिन सुधा के जीवन में वो मोड़ आया जिसका वो इंतजार कर रही थी। अरे, ये कौन सा बच्चा है, इतनी देर से रो रहा है। माँ, मुझे माँ चाहिए। माँ कहाँ है? अरे अरे बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? पता नहीं बहन जी, सुबह से यहीं है, शायद कहीं से भटक गया है। अरे छोड़िए, पुलिस देख लेगी। सुधा का दिल भर आया। उस मासूम बच्चे के रोते हुए चेहरे को देख उसकी ममता जाग गई। हे भगवान, यही तो वो मासूमियत है जिसके लिए मैं तरस रही थी। सुधा राज को पुलिस स्टेशन ले गई और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। देखिए बहन जी, 15 दिन में कोई नहीं मिला तो उसे बाल गृह भेजना होगा। सर, क्या मैं इसे अपने साथ रख सकती हूँ? हाँ, लेकिन हर हफ्ते यहाँ आकर बताना होगा। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद वो राज को अपने घर ले आई। उस दिन से राज को एक माँ मिली और सुधा को मातृत्व का सुख। सुधा, ये क्या? राम जी, ये भगवान का दिया हुआ उपहार है। माँ, माँ। उस दिन सुधा की आंखों में पहली बार माँ बनने की खुशी के आंसू थे। सुधा, लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। राज के आने के 3 महीने बाद एक और खुशखबरी आई। सुधा गर्भवती थी। बधाई हो सुधा जी, आप माँ बनने वाली हैं। सच में डॉक्टर साहब? सुधा, ये तो चमत्कार है। राज के आने के बाद हमारे घर में कितनी खुशियां आई हैं। माँ, आप रो क्यों रही हैं? खुशी के आंसू है बेटा, तुम्हारा एक छोटा भाई आने वाला है। 9 महीने बाद अर्जुन का जन्म हुआ। अब सुधा के पास 2 बेटे थे। खुशियों के ये दिन ज्यादा दिन नहीं चले। राज के 8 साल होने पर पूरे परिवार को एक बहुत बड़ा झटका लगा। सुधा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। हाँ, अब लगता है नहीं मैं बच पाऊंगा। बहुत देर हो गई है, इनकी बीमारी काफी गंभीर हो गई है। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे। 2 दिन बाद राम की मृत्यु हो गई। अब सुधा अकेली थी, 2 बच्चे और कोई आर्थिक सहारा नहीं। राम जी, अब मैं कैसे इन बच्चों को पालूंगी? माँ, आप रोइए मत, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा। और माँ, मैं भी आपकी मदद करूंगा। राज, अर्जुन, माँ कड़ी मेहनत करेगी, तुम दोनों को अच्छे से पढ़ाना जो है। पिता के चले जाने के बाद 15 साल की उम्र में राज को समाज की असलियत पता चली। लोग उसे पराया कहते थे। सुधा, राज तो पराया है, तुझे अर्जुन के लिए ज्यादा पैसे बचाने चाहिए। माँ, क्या मैं सच में पराया हूँ? अरे मेरा बच्चे, कभी ऐसा मत कहना, तू मेरा पहला बेटा है। भैया, आप मेरे सबसे प्यारे भाई हैं। अरे राज, तू तो गोद लिया हुआ है, तेरी असली माँ कहाँ है? मेरी माँ घर में है, जिसने मुझे पाला है वही मेरी असली माँ है। राज के 18 साल होने पर उसकी जिंदगी में तूफान आया। उसके असली माँ बाप आ गए। क्या यहाँ राज रहता है? जी हाँ, आप कौन हैं? मैं इसकी असली माँ हूँ। 15 साल पहले ये मेले में खो गया था। राज, मैं तेरा बाप हूँ। हमने तुझे 15 साल से ढूंढा है। मेरे माँ बाप तो यही हैं। बेटा, बेटा, मैं तेरी असली माँ हूँ, हमारे पास बहुत पैसा है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा घर है। राज को सबसे बड़ा फैसला लेना था, अमीरी या माँ का प्यार। आप लोग 15 साल कहाँ थे? जब मैं बीमार पड़ता था तो कौन रात भर जागता था? असली माँ वो होती है जो पाले, जो प्यार दे। जन्म देना ही माँ बनना नहीं होता। जब प्यार से बात नहीं बनी तो गुप्ता परिवार ने कानून का सहारा लिया। अगर तू नहीं आएगा तो हम कोर्ट जाएंगे। राज, अब क्या होगा बेटा? माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ूंगा। कोर्ट का दिन आखिरकार आ ही गया। एक तरफ पैसे की ताकत, दूसरी तरफ प्रेम की शक्ति। राज,
तुम किसके साथ रहना चाहते हो? जज साहब, मैं अपनी माँ सुधा के साथ रहना चाहता हूं। माय लॉर्ड, यह औरत गरीब है। जज साहब, माँ ने मुझे सिर्फ खाना कपड़ा नहीं दिया, उन्होंने मुझे संस्कार दिए हैं, प्यार दिया है। मैं अब बड़ा हो गया हूं, मुझे मेरी इसी माँ के साथ रहना है। राज, तुम सुधा के साथ रह सकते हो। कोर्ट के फैसले के बाद कुछ महीने बीते। धीरे धीरे गुप्ता परिवार को राज का प्यार समझ आया। सुधा जी, मैं समझ गई हूँ कि आपने राज को कितना प्यार दिया है। बहन जी, मैं राज को कभी आपसे मिलने से नहीं रोकूंगी। सुधा जी, आपने हमारे बेटे को इतना अच्छा बनाया है। माँ, मैं अब गुप्ता अंकल आंटी से भी मिलूंगा, लेकिन मेरी असली माँ आप ही हैं। राज ने इंजीनियरिंग में टॉप किया। अर्जुन भी डॉक्टर बनने की तैयारी में था। सुधा के संघर्ष का फल मिलने लगा। माँ, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। बेटा, तुमने मेरे सपने पूरे कर दिए। भैया, अब मैं भी डॉक्टर बनूंगा। माँ, अब मैं आपकी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। माँ जी, राज ने मुझे आपके बारे में बहुत बताया है। आप सच में महान हैं। बेटी, राज ने ही मुझे माँ बनने का सुख दिया है। और इस तरह सुधा की कहानी पूरी होती है। एक गरीब औरत जिसने साबित किया कि माँ का प्यार किसी दौलत से कम नहीं होता। मुझे दुनिया की सबसे अच्छी माँ मिली है। सुधा ने दो परिवारों को जोड़ दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। मातृत्व सिर्फ जन्म देने से नहीं, बल्कि प्रेम से पालने से आता है। इसीलिए कहते हैं, माँ का दिल सबसे बड़ा होता है, उसमें सबके लिए जगह होती है। मुंबई के एक मिडिल क्लास शर्मा परिवार में उनकी बहू प्रिया, जो 1 साल पहले इस घर में शादी करके आई थी, वो हर दिन मेहनत और लगन से घर को संभालती थी। मगर कहते हैं ना कि सास को बहू का कभी कोई काम नहीं दिखता, दिखती है तो बस उसकी कमियां। रोहित, देखो तुम्हारी बीवी ने फिर से चाय का बर्तन जला दिया। अरे, इसे कुछ आता भी है या नहीं? और फिर साबुन भी कितना बर्बाद करती है बर्तन धोने में। सॉरी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। क्या करूं मैं सॉरी का? और खाने में इतना तेल नमक कौन डालता है? कितना बर्बाद करेगी हम लोगों को। माँ, ऐसे क्यों बोल रही हैं? अब तुम मुझे सिखाओगे कि मैं कैसे बोलूं? सुधा, इतना क्यों चिल्ला रही हो? सही तो बना है खाना। हाँ हाँ, सबको ये बहुत अच्छी लगती है, बस मैं ही तो बुरी हूँ। सुधा देवी को लगता था कि प्रिया सिर्फ उनके पैसे के लिए शादी करके घर आई है, इसीलिए वो हर दिन कोई न कोई नई परेशानी खड़ी करती रहती थी। और पैसे की बात आते ही वो और भी सख्त हो जाती थी। रीता, ये लड़की तो बिल्कुल कामचोर है। सारा दिन एसी में पड़ी रहती है, महारानी बनकर। बिजली का बिल कितना आएगा अगर यूं ही एसी चलाती रहेगी? तो इसे समझ नहीं आ रहा। प्रिया पूरे घर की सफाई करके ही थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठी ही थी कि तभी, अरे वहां क्यों बैठी है? और ये एसी क्यों चला रखा है? बिजली का बिल क्या तुम्हारे मायके वाले भरेंगे? जाकर रसोई साफ कर। माँ जी, मैंने अभी साफ की है, और एसी तो जस्ट मैंने अभी ऑन किया है। मुझसे बहस मत कर। और हाँ, टीवी जरा कम चलाया कर, बिजली बर्बाद होती है। प्रिया दुखी मन के साथ चुपचाप वहां से उठ के काम करने चली जाती है। शर्मा जी, इन आजकल की लड़कियों को कुछ नहीं आता, बस शादी करके खाने आ जाती है। पैसे का कोई हिसाब नहीं, बस खर्च करना जानती है। लेकिन सुधा, मैं तो देखती हूँ प्रिया बहुत मेहनती है और बहुत समझदारी से खर्च भी करती है। आप क्या जानेंगे, ये सब दिखावा है। पैसा तो मेरा जाता है हर महीने। पूरे दिन तक तमाशा देखकर शाम को रोहित और उसके पिता कृष्णा प्रिया को प्यार से समझाते हैं। प्रिया, तुम परेशान मत हो, माँ का मिजाज ऐसा ही है। जी रोहित, मैं कितनी भी कोशिश करूं, माँ जी को मैं अच्छी नहीं लगती। वो हमेशा पैसे की बात करती रहती हैं। प्रिया, परेशान ना हो बेटा, तुम्हारी माँ का गुस्सा थोड़ा तेज है। प्रिया, मैं माँ से बात करूंगा। रोहित और कृष्णा सुधा देवी के पास जाते हैं। माँ, आप प्रिया के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हैं? सुधा, प्रिया अच्छी लड़की है, वो इस घर की बहू है, कोई नौकर नहीं है। अरे वाह, तुम दोनों मेरे खिलाफ हो गए। उसके आने के बाद से तुम लोग मुझे ही गलत समझते हो, और फिर घर का खर्च बढ़ता ही जा रहा है। सब तो मुझे ही मैनेज करना होता है ना। माँ, बात ये नहीं है, आप उसे मौका तो दीजिए। मौका? 1 साल से मौका दे रही हूँ, लेकिन ये बदलेगी नहीं। पैसे की कदर है ही नहीं इसे। बेटे और पति की बातें सुधा देवी के दिल पर लगती हैं, और उसे ये गलत फहमी हो जाती है कि प्रिया मेरे पति और बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है। फिर होना क्या था, अगले दिन सुधा देवी और भी सख्त हो जाती हैं।
सुन, आज मेरी बहन रीता आ रही है, उसके लिए खास खाना बनाना। और हाँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा सामान मत खरीदना बाजार से, ठीक है? पैसे बर्बाद मत करना। जी माँ जी। प्रिया पूरे दिन रसोई में खाना बनाती है और घर के सारे काम निपटाती है। आराम करने का उसे टाइम तक नहीं मिलता। जा जाकर रीता के लिए चाय ले आ और कुछ नाश्ता भी ले आना, लेकिन ज्यादा चीनी मत डालना, महंगी है। प्रिया चाय के साथ टेस्टी नाश्ता भी लेकर आती है। अरे सुधा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ हाँ ठीक है। अपनी तारीफ सुन के प्रिया मन ही मन काफी खुश होती है, लेकिन अगली सुबह कुछ अलग थी। उसने सुधा देवी की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। जब सब सो के उठे तो उन्हें कुछ अजीब सी गंध आई। ये गंध कैसी आ रही है? ये तो लग रहा है सिलेंडर लीक हो रहा है। प्रिया तुरंत गैस बंद करती है, घर की सारी खिड़कियां खोल देती है। जल्दी सब लोग बाहर जाइए। अरे अब क्या नाटक कर रही है? माँ जी, गैस लीक हो रही है, घर में कोई भी स्विच मत दबाइएगा। बकवास बंद कर और काम कर। तभी सुधा देवी पंखा चलाने के लिए स्विच की तरफ बढ़ती हैं। नहीं माँ जी, ये बहुत खतरनाक है, धमाका हो सकता है। प्रिया तुरंत गैस एजेंसी को फोन करती है और सबको बाहर ले जाती है। प्रिया, प्रिया क्या हुआ? गैस लीक हो रही थी, अगर माँ जी ने पंखा चला दिया होता ना तो। अरे भगवान, बच गए। गैस एजेंसी का आदमी आकर सिलेंडर ठीक करता है। मैडम, आपने बिल्कुल सही किया, अगर कोई स्पार्क हो जाता तो बहुत बड़ा धमाका हो जाता। वही कोने में सुधा देवी का चेहरा डर और शर्म से भरा हुआ था। उस दिन के बाद सुधा देवी को एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी। प्रिया बेटा, मैं तुम्हारे साथ कितना गलत कर रही थी, हमेशा पैसे पैसे की बात करती थी। माँ जी, कोई बात नहीं। नहीं बेटा, बहुत गलत किया मैंने। मुझे डर था कि तू रोहित को मुझसे दूर कर देगी, और मैं सोचती थी कि तू सिर्फ पैसों के लिए आई है, लेकिन मैं आज समझी, तू तो इस घर की रक्षक है। तूने हमारी जान बचाई है, और मैं तुझे पैसे की चोर समझती थी। माँ, मैंने हमेशा कहा था प्रिया कितनी अच्छी है। सुधा, अब तो मान जाओ, प्रिया सच में हमारी बेटी है। माँ जी, आप मेरी माँ हैं, मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगी और घर का खर्चा भी संभाल के करूंगी। अगली सुबह सुधा देवी प्रिया के साथ रसोई में काम करते हुए दिखाई देती हैं, और इस तरह शर्मा परिवार में सिर्फ खुशियाँ आती हैं। सुधा देवी ने समझा कि रिश्ते प्रेम और समझदारी से बनते हैं, पैसों से नहीं। प्रिया बेटा, तुम मुझे भी सिखा दे ये गैस सेफ्टी के बारे में, और मैं तुझसे ना माफी मांगती हूँ अपने कंजूस स्वभाव के लिए। आपकी कंजूसी भी गलत नहीं थी माँ जी, वैसे भी घर चलाना मुश्किल है, पैसे का हिसाब भी जरूरी है ना। प्रिया की समझदारी ने न सिर्फ घर बचाया बल्कि पूरे परिवार को जोड़ दिया। सुधा देवी की कंजूसी भी प्रिया की वजह से प्रेम में बदल गई, क्योंकि सच्चा प्रेम धैर्य और समझदारी से हर दिल जीत सकता है। और कभी कभी एक छोटी सी दुर्घटना हमें जिंदगी के सबसे बड़े सबक सिखा देती है। आंसुओं की कहानी तब शुरू होती है जब एक 10 साल का बच्चा अपने माँ बाप को आखिरी बार देखता है। अर्जुन का गांव बाढ़ में डूब गया था, उसके माँ बाप मलबे में दब गए, वो अकेला रह गया था, बिल्कुल अकेला। 2 साल पहले। माँ, पापा, कहाँ हैं आप? मुझे अकेला मत छोड़िए पापा। राहत कैंप से भागकर वो ट्रेन पर चढ़ गया। कहाँ जा रहा है पता नहीं था, बस भाग रहा था अपने दुख से, अपने अकेलेपन से। ट्रेन उसे शहर ले आई। यहाँ वो सिर्फ एक भूखा डरा हुआ बच्चा था। और आज की तारीख में सुबह का समय है। छोटू, ओ छोटू, 2 चाय और बना, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। जी मालिक, बस अभी आया। 2 साल हो गए थे धीरज चौधरी के ढाबे पर काम करते हुए। पहले दिन जब भूख से बेहाल छोटू यहाँ पहुंचा था तो मालिक ने सिर्फ इसलिए रख लिया था कि मजदूरी कम देनी पड़ती थी। छोटू के हाथ रोज जलते थे तवे से, आंखें रोज नम होती थी धुएं से, लेकिन पेट की आग से बड़ी कोई आग नहीं होती है। ढाबे की छत पर छोटू अकेला बैठा था। माँ, अगर आप होती तो मुझे भी स्कूल भेजती ना। पापा हमेशा कहते थे, पढ़ाई ही इंसान को बनाती है इंसान। हर रात यही सवाल उसे सताता था। दिन में बर्तन मांजते समय जब वो स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म में देखता तो उसका दिल छलक जाता। बबली ढाबे पर आती है। छोटू भैया, ये मेरी पुरानी किताब रख लो। मैंने माँ से कहा था कि तुम भी पढ़ना चाहते हो। सच में? मैं भी पढ़ सकता हूँ? हाँ,
पढ़ाई सबका हक है, तुम भी जा सकते हो स्कूल। उस रात छोटू ने किताब खोली। आ आ ई ये अक्षर उसे अपने पापा की आवाज में सुनाई दे रहे थे। आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। अगली सुबह वो ढाबे में मालिक से बातचीत करता है। मालिक साहब, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। अरे पागल हो गया है क्या? यहां से गया तो खाना कौन देगा? सड़क पर भीख मांगेगा? तो भूखा रह लूंगा मालिक, लेकिन अपने माँ बाप का सपना पूरा करूंगा। वो चाहते थे कि मैं पढ़ूं, कुछ बनूं। मालिक के दिल में कहीं दया जगी। उसने देखा था कि ये बच्चा कितना मेहनती है, शायद उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। छोटू मास्टर जी के ऑफिस जाता है। मास्टर जी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे पास कोई कागज नहीं है और माँ बाप भी नहीं है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन, लेकिन सब मुझे छोटू कहते हैं। आज से तुम अर्जुन हो। तुम्हारा असली नाम, तुम्हारी असली पहचान। बैठ जा बेटा। उस दिन अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे प्यार से देख रहा है। मास्टर जी की आंखों में वो स्नेह था जो उसने अपने पिता की आंखों में देखा था। कुछ महीने बाद कविता प्रतियोगिता होने वाली थी। अर्जुन, इस बार तुम कविता प्रतियोगिता में भाग लो। मास्टर जी, मैं तो ढाबे का लड़का हूँ, लोग हंसेंगे। बेटा, हुनर की कोई जाति नहीं होती। तुम्हारे अंदर जो दर्द है वो सबसे बड़ी कविता है। और अब अर्जुन मंच पे है। मैं था छोटू, ढाबे वाला, माँ बाप का प्यारा बच्चा था। बाढ़ ने सब कुछ छीन लिया, अकेला बेसहारा कर दिया। तवे की आग, धुएं की सजा, हाथों में छाले, आंखों में आंसू। फिर एक किताब ने दिया सहारा, सपना जगा दिया हमारा। अब मैं अर्जुन हूँ, छोटू नहीं। पढ़ूंगा, लिखूंगा, झुकूंगा नहीं। माँ बाप की आत्मा को दूंगा चैन। बनूंगा इंसान, रहूंगा ना मैं कभी गुमनाम। पूरा हॉल सन्नाटे में था। कई लोगों की आंखें भीग गई थी। अर्जुन जीत गया था, ना सिर्फ प्रतियोगिता बल्कि सबका दिल भी। अर्जुन, आज तुमने हम सब का नाम रोशन किया है। मालिक साहब, आपने मुझे मौका दिया, वरना मैं आज भी सिर्फ छोटू होता। उस दिन के बाद से ढाबे का माहौल बदल गया। मालिक ने अर्जुन की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने का फैसला किया। 5 साल बाद अर्जुन अब कॉलेज पहुंच चुका है। आज अर्जुन बीएड कर रहा है। शाम को वो उसी इलाके में एक छोटा सा स्कूल चलाता है, उम्मीद शिक्षा केंद्र। यहाँ वो उन बच्चों को पढ़ाता है जो कभी उसकी तरह थे। और अर्जुन छात्रों को पढ़ाते हुए कहता है, बच्चों, किताब सिर्फ कागज नहीं होती, ये उम्मीद होती है, सपना होती है। जैसे एक दिन एक छोटी सी किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। सर, आप भी हमारी तरह गरीब थे क्या? हाँ बेटा, लेकिन गरीबी सिर्फ पैसों की होती है, सपनों की नहीं। और सपने ही हमें अमीर बनाते हैं। आज अर्जुन 200 से ज्यादा बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहा है। उसका वो पुराना ढाबा अब अर्जुन शिक्षा संस्थान बन गया है। मालिक धीरज चौधरी अब वहाँ के ट्रस्टी हैं। अर्जुन इमोशनल होकर अपने माँ पापा की तस्वीर के सामने खड़ा होकर कहता है, माँ पापा, आपका बेटा अब छोटू नहीं रहा। आज वो अर्जुन है जो दूसरों को उम्मीद बांटता है। मैंने आप दोनों का सपना पूरा किया। कभी कभी ये जिंदगी हमसे सब कुछ छीन लेती है, लेकिन एक छोटी सी किताब, एक शिक्षक का प्यार और अपने सपनों पर अटूट विश्वास, ये तीनों मिलकर ना चमत्कार कर देते हैं। छोटू से अर्जुन बनने तक की ये यात्रा सिखाती है कि हालात कितने भी बुरे हों, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चंदनपुर गांव में सुबह की धूप धीरे धीरे फैल रही थी। आज का दिन सामान्य नहीं था। पहली बार इस गांव का कोई लड़का फौज में भर्ती हुआ था। माँ, बिजली कब आएगी? बेटा, 3 दिन से बिल नहीं भरा। कल मजदूरी से पैसे आएंगे तो भरेंगे। अरे पढ़ाई वढ़ाई छोड़, खेत में जाकर काम कर। कब तक हमारी कमाई खाएगा? नहीं पापा, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। सरकारी स्कूल जहां राकेश पढ़ता, वहां की कंडीशन ठीक नहीं थी। तभी मास्टर जी आते हैं। राकेश, तुम्हारी फीस के पैसे कहाँ हैं? सर, अगले महीने दे दूंगा। अरे करीब कितने महीने से यही बात कर रहा है। रोहित, शर्म नहीं आती? राकेश पढ़ाई में सबसे आगे है। बेटा, मैं तुम्हारी फीस भर देता हूँ, लेकिन वादा करो मन लगा के पढ़ोगे। राकेश मास्टर जी को फीस के लिए शुक्रिया अदा करते हुए उनके साथ उनके घर चला गया, जहां मास्टर जी के घर की दीवार पर अलग अलग नौकरियों के पोस्टर लगे हैं। राकेश, तुम इंजीनियर बनना चाहते हो या डॉक्टर? सर, मैं तो बस इस गरीबी से निकलना चाहता हूँ, माँ को खुश देखना चाहता हूँ।
देखो बेटा, ये भी एक रास्ता है, सम्मान भी मिलता है, पैसा भी। सर, लेकिन हमारे गांव से कभी कोई फौज में नहीं गया। तो तुम पहले बनो, रास्ता बनाने वाले हमेशा अकेले होते हैं। राकेश घर पहुंचा और अपने फौज में जाने की बात को रखता है। माँ, मैं फौज में जाना चाहता हूँ। फौज में? क्यों बेटा? अरे यहाँ खेत खलियान छोड़कर कहाँ भागेगा? पापा, मैं इस गरीबी में नहीं मरना चाहता, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। अगर तेरा दिल कहता है तो जा बेटा, मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ। अपनी मर्जी कर, लेकिन यहाँ वापस मत आना। गांव के चौराहे पर सारे लड़के इकट्ठे होकर राकेश के इस फैसले पर उसे समझाने में लग गए। यार राकेश, तू पागल हो गया है क्या? यहाँ मजे से रह और आराम की लाइफ जी यार। अरे यहाँ ताश खेल, सिगरेट पी, मस्ती कर, फौज में जाकर क्या करेगा? तुम लोग यहीं बैठकर अपनी जिंदगी बर्बाद करो, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। तू समझता है तू सबसे अच्छा है? नहीं, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूं। राकेश उनके बीच से उठ के निकल गया, क्योंकि उन सब की बातें उसको बेबुनियाद लग रही थी। वहां से निकलकर वो अपने बचपन के प्यार पूजा से मिलने पहुंच गया। राकेश, तुम सच में फौज में जाओगे? हाँ पूजा, मैं तुम्हें खुशियों से रखना चाहता हूँ, इस गरीबी में नहीं। मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए, पैसा नहीं। पूजा, अगर मैं कामयाब हुआ तो तुमसे शादी करूंगा, अगर हार गया तो? अगर हार गए तो भी तुम मेरे राकेश हो, मैं इंतजार करूंगी। घर की छत पर राकेश दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। राकेश जानता था कि फौज में जाना आसान नहीं, उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तैयार होना बेहद जरूरी था। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अरे राकेश, क्या कर रहा है? चाचा जी, फौज की तैयारी कर रहा हूं। वाह बेटा, मेरा भाई भी फौज में था, कारगिल में शहीद हुआ था। सच में? आपने पहले क्यों नहीं बताया? कभी मौका नहीं मिला, लेकिन तू अच्छा कर रहा है। मुझे तुझ पर भरोसा और गर्व दोनों है मेरे बेटे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब राकेश अपनी पहली परीक्षा देने जिला मुख्यालय पहुंच गया, जहां हॉल पूरा भीड़ से भरा था। सभी अभ्यर्थी ध्यान दें, यह सिर्फ परीक्षा नहीं, आपकी जिंदगी का इम्तिहान है। भगवान, मेरी मदद करना। यार तू भी यहां, तेरे जैसा गरीबी फौज में जाने का सपना देखता है। हाँ भाई, गरीबी कोई गुनाह नहीं है। एग्जाम खत्म होने के कुछ महीने बाद ही उसका नतीजा सामने आ गया, जहां राकेश को बहुत बड़ा झटका लगा। राकेश फिजिकल टेस्ट में फेल हो गया। मैं हार गया पूजा, शायद पापा सही कह रहे थे। राकेश, एक बार हारने से कुछ नहीं होता, कोशिश करते रहो। बेटा तुम निराश न हो, अरे पहली बार में कौन पास होता है? पूजा और मास्टर जी से बात करने के बाद वो अपने घर की तरफ जाने के लिए उदास मन से निकल गया। जहां गांव के लड़के उसे ताने मार रहे थे, वो भारी मन से अपने घर पहुंचा। बेटा, उदास क्यों है बेटा? माँ, मैं फेल हो गया, शायद मैं काबिल नहीं हूँ। अरे पगले, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा है, मैं जानती हूँ तू कितना ताकतवर है। लेकिन माँ, लोग ताने मारते हैं। लोग तो उसे ही ताने मारते हैं बेटा, जो कुछ करने की कोशिश करता है। जो कुछ नहीं करता है ना, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। माँ के शब्दों ने राकेश को नई ताकत दी। वो पहले से भी ज्यादा अब कड़ी मेहनत करने लगा। वाह बेटा, यही तो जुनून चाहिए। चाचा जी, इस बार मैं जरूर निकलूंगा। बेटा, मैं तुझे अपने भाई का लॉकेट देता हूँ, ये तेरे काम आएगा। राकेश की ये दूसरी परीक्षा थी, वही परीक्षा केंद्र, लेकिन इस बार राकेश पूरी तरह से तैयार है। राकेश कुमार, तुम दोबारा आए हो? जी सर, इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। अच्छी बात है, दिखाओ क्या है दम तुम में। इस बार राकेश ने सभी टेस्ट पास किए, उसकी मेहनत रंग लाई। राकेश का नाम लिस्ट में आ गया था। वो खुशी से उछलता हुआ अपनी माँ को तुरंत कॉल करता है। माँ, मैं सिलेक्ट हो गया, मैं फौजी बन गया। बेटा, तूने मेरा सर ऊंचा कर दिया बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। राकेश, मुझे पता था तुम कर सकते हो राकेश। आज हमारे गांव का पहला लड़का फौज में जा रहा है। यार राकेश, माफ कर देना, हमने तुझे डिमोटिवेट किया था। कोई बात नहीं मनोज, तुम भी कोशिश करो। यार अब मैं भी फौज में जाने की सोच रहा हूं। फौज के एकेडमी में कड़ी ट्रेनिंग का दौर शुरू हो गया। राकेश, तुम्हारी बैकग्राउंड देखा है, गरीब घर से आए हो। जी सर, लेकिन अब मैं किसी से कम नहीं। अच्छी बात है, यहां सिर्फ मेहनत देखी जाती है, पैसा नहीं।
राकेश की मेहनत देखकर सभी प्रभावित थे। वो बेस्ट कैडेट बना। राकेश ने अपनी पहली सैलरी घर पर भेजी। प्रिया माँ, ये मेरी पहली सैलरी है। अब आपको किसी की मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। राकेश को कहना मैंने गलत कहा था, मुझे माफ कर दे। राकेश की सफलता देखकर गांव के और भी लड़कों में जुनून जागा। यार, अब मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। मुझे भी राकेश जैसा बनना है। अब तो हर साल हमारे गांव से कोई ना कोई फौज में जाएगा। राकेश छुट्टी लेकर यूनिफॉर्म में पूजा से मिलने जाता है और उससे शादी की बात करता है। पूजा मुस्कुराकर हाँ बोल देती है और घर वाले भी इस रिश्ते से खुश नजर आ रहे हैं। राकेश अपने घर से निकलकर अपने गांव के लोगों और बच्चों से मिलकर उनको आगे बढ़ने में मदद करता है। और इस तरह चंदनपुर गांव के गरीब लड़के राकेश ने सबको दिखाया कि हालात आपको नहीं, आप अपने हालात को बनाते हैं। आज उस गांव से हर साल फौज में लड़के जाते हैं। राकेश सिर्फ एक सैनिक नहीं, एक प्रेरणा बन गया। प्रिया घर के कोने में दुबकी हुई आंसू पोंछते हुए कह रही है, माँ, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ माँ। पढ़ाई वढ़ाई सब बकवास है। अरे लड़कियों को सिर्फ घर संभालना आना चाहिए। मुझे माफ कर दे बेटी। घर के हालात ऐसे नहीं कि हम तुझे और ज्यादा आगे पढ़ा सकें। ऊपर से तेरे पापा की ये पीने की लत ने तो हमें कंगाल करके रख दिया है। हमारे पास तो स्कूल में फीस भरने तक के पैसे नहीं है। प्रिया अपनी माँ की बातों को सुन के बिना कुछ बोले अपने दुख को समेटते हुए स्कूल पहुंचती है, जहां उसको गुरुजी मिलते हैं। प्रिया, तुम क्लास में सबसे तेज हो। तुम अपनी स्टडी बीच में क्यों छोड़ रही हो? गुरुजी, घर के हालात, मजबूरी है। स्कूल के गेट से बाहर निकलती हुई प्रिया देखती है कि उसके दोस्त अंदर पढ़ रहे हैं। काश मैं भी इनके साथ बैठ के पढ़ पाती, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। प्रिया के घर में आर्थिक तंगी का माहौल है। खाली बर्तन, शराब की बोतलें और कोने में बैठी प्रिया अपनी किस्मत को कोसने में लगी है। क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ है? लेकिन जिंदगी के इस सबसे अंधेरे मोड़ पर प्रिया को मिला एक नया रास्ता, और वो था ऑनलाइन स्टडी का। रात में प्रिया अपने पुराने फोन से यूट्यूब पर पढ़ाई करती है। वाह, ये सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऑनलाइन स्टडी ने तो मानो प्रिया की जिंदगी ही बदल दी। जब सब सोते तो वो अपने फोन की छोटी सी रोशनी में अपने बड़े सपनों को जिंदा रखती। रात के वक्त प्रिया फोन की रोशनी में पढ़ाई भी कर रही है और नोट्स भी बना रही है। अगर कॉलेज नहीं जा सकती तो कॉलेज को मैं यहाँ ले आऊंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ सीखूंगी। वो ऑनलाइन सर सही कहते थे, नॉलेज की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। 2 साल तक प्रिया ने रात की नींद हराम की। जब गांव सोता था तो प्रिया जागती और सीखती रहती। कुछ समय बाद प्रिया अपने गांव के बच्चों से मिलने जाती है। वहां वो देखती है कि बच्चे खेल रहे हैं। और छोटू बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? दीदी, हमारे गांव में तो कोई स्कूल है ही नहीं। पढ़ने का बहुत मन है, मगर किताबें ही नहीं है। छोटू, तुम्हारी बात सुनकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। बस अब और बच्चों के साथ वैसा नहीं होगा जैसे मेरे साथ हुआ। मैं अपने दम पर एक लाइब्रेरी खोलूंगी। प्रिया अपने छोटे से कमरे को लाइब्रेरी में कन्वर्ट करती है। प्रिया, लोग क्या कहेंगे? तेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है। माँ, डिग्री कागज पर होती है, नॉलेज दिमाग में होती है, और मैंने 2 साल में बहुत कुछ सीखा है। बेटी, मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी है। अब तू जो भी करना चाहती है मैं सपोर्ट करूंगा। पापा, बस आपका साथ ही काफी है। प्रिया ने अपनी ऑनलाइन लर्निंग के कॉन्टैक्ट्स का फायदा उठाया। उसने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट बना के बुक डोनेट करने के लिए अपील की। कुछ दिनों बाद किताबों के ढेर सारे पैकेजेस आने लगे। अरे प्रिया जी, आपके लिए बहुत सारे पार्सल्स आए हैं। वाह, इतनी सारी किताबें! अब तो सच में लाइब्रेरी बन जाएगी। प्रिया किताबों को कैटेगरी वाइज अरेंज करती है, हैंडमेड पोस्टर्स लगाती है। साइंस यहाँ, मैथ्स यहाँ, स्टोरीज यहाँ, बिल्कुल प्रोफेशनल लाइब्रेरी की तरह। वाह बेटी, तूने डिग्री के बिना भी इतना सिस्टमैटिकली काम किया है। माँ, डिग्री सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, असली टीचर तो पैशन और नॉलेज से बनता है। प्रिया का जुनून एक तरफ और दूसरी तरफ गांव वालों की बातें। पहला दिन था, गांव के लोग संदेह से देख रहे थे और बातें कर रहे थे। अरे यो लड़की लाइब्रेरी खोल रही है, इसके पास कोई डिग्री भी है? अरे पहले तो खुद स्कूल छोड़ी बैठी है, अब बच्चों को पढ़ाएगी।
लोग कुछ भी कहें, मैं अपना काम करती रहूंगी। प्रिया हार नहीं मानती है और काम शुरू कर देती है। पहले दिन सिर्फ 2-3 बच्चे झिझकते हुए आते हैं। दीदी, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या हम भी आ सकते हैं? बेटा, लाइब्रेरी उन्हीं के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं। आओ, मैं तुम्हें स्टोरी सुनाती हूँ। पहले हफ्ते सिर्फ 5 बच्चे आए, लेकिन प्रिया का कॉन्फिडेंस हिला नहीं। उसे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। देखो बच्चों, साइंस सिर्फ बुक में नहीं, हमारे अराउंड में है। ये पंखा कैसे चलता है, ये बल्ब कैसे जलता है। वाह दीदी, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। दीदी, आपने कहाँ से सीखा? इंटरनेट से, बुक से, और सबसे ज्यादा मालूम है, अपनी चाहत, अपनी क्यूरियोसिटी से। 3 महीने में ही प्रिया की लाइब्रेरी गांव की सबसे पॉपुलर जगह बन गई। बच्चे सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि प्रिया से प्रैक्टिकल नॉलेज भी सीखते थे। प्रिया, ये कमाल है, मेरे स्टूडेंट्स के मार्क्स भी बढ़ गए हैं। तुमने इन्हें कैसे इतना मोटिवेट कर दिया? गुरुजी, जब आप बच्चों को समझाते हैं कि नॉलेज कितनी पावरफुल है, तो वो खुद ही एक्साइटेड हो जाते हैं। प्रिया ने अपनी डिजिटल लर्निंग जर्नी को आगे बढ़ाते हुए अब गांव के बच्चों के लिए ऑनलाइन कंटेंट भी बनाना शुरू किया। गांव के वो लोग जो कभी उसके विरोध में थे, आज वही उसके गुणगान करते नहीं थकते। प्रिया बेटी, तुमने साबित कर दिया कि नॉलेज कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगती। तुमने हमारे गांव का भविष्य बदल दिया। 1 साल बाद प्रिया का सपना रियलिटी बन चुका था। बिना डिग्री के, सिर्फ अपनी सेल्फ टॉट नॉलेज से वो एक पूरे गांव की जिंदगी बदल चुकी थी। दीदी, अब मैं भी इंजीनियर बनूंगा। मैं डॉक्टर बनकर गांव वालों की हेल्प करूंगा। मैं टीचर बनूंगी, बिल्कुल आप जैसी। ये मंजर देखकर आज प्रिया भावुक थी। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। माँ, लगता है जो मैंने खोया था ना, उससे कहीं ज्यादा मैंने अब पा लिया है। बेटी, तूने तो पूरे गांव को स्कूल बना दिया। आज प्रिया की लाइब्रेरी में 100 से ज्यादा बच्चे आते हैं। उसने ऑनलाइन एजुकेशन भी शुरू कर दी। आज प्रिया और वो सारे बच्चे बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सभी साथ मिलकर हंस रहे हैं। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है, शिक्षा सिर्फ स्कूल में नहीं, दिल की लगन में होती है। और जब आप दूसरों के सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं, तो आपके अपने सपने भी पूरे हो ही जाते हैं।